स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आपके लिए साइंस का बहुत ही इजी वाला चैप्टर लेके आया हूँ आपकी टेक्स्ट बुक में से। वैसे आपकी टेक्स्ट में से जो 14, 15 एंड 16 ये जो 3 चैप्टर है ना, वो मतलब बहुत ही एनवायरनमेंट के बेस पे, कॉमन सेंस के बेस पे, जिसमें आप खुद से भी आंसर बना सकते हो, पर उसके कुछ कुछ जो बेसिक टॉपिक पता होना चाहिए। 15 चैप्टर पूरा यही पार्ट में खत्म हो जाएगा, पूरे के पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक कवर कर लूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अवर एनवायरनमेंट। पता है एनवायरनमेंट क्या है, बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है। ऑल द थिंग्स अराउंड अस इज नोन एज एनवायरनमेंट। अब इकोसिस्टम क्या है, उसका कंपोनेंट क्या होता है। इकोसिस्टम जो है ना, वो दो चीजों से बनता है और वही उसके कंपोनेंट है। एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब के लिविंग और एबायोटिक मतलब के नॉन लिविंग। इसमें मेजर फैक्टर्स कौन से होते हैं, मतलब जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स में हम सारे गिन लेते हैं प्लांट्स के अलावा। और एबायोटिक में मेजर सन, वाटर, विंड, और भी बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। मतलब दोनों में ETC तो समझ ही लेना, ठीक है। अब ये तो जो हो गया इसके कंपोनेंट के बारे में। अब इकोसिस्टम कैसे बनता है, अब समझो कि सनलाइट है। सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट के हेल्प से प्लांट ग्रो होता है। प्लांट है लिविंग, हो गया बायोटिक। प्लांट के ऊपर से दूसरे अपनी फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो दूसरे बायोटिक कंपोनेंट इससे डिपेंड करते हैं। ऐसे एक दूसरे से पूरी ये जो सिस्टम फॉर्म होती है ना, उस चीज को बोला जाता है इकोसिस्टम, ठीक है, जो कि अर्थ पे मेंटेन्ड है। इसीलिए इतनी यहाँ पे लाइफ सस्टेन्ड है। जो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं हमारे सामने, वो सब हमारे सामने पे यहाँ पे मतलब हमारे अर्थ पे। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ये इकोसिस्टम फॉर्म हुई है, विच इज अ काइंड ऑफ सिस्टम इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, जो कि दोनों कंपोनेंट से बनती है। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा वो है फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई प्लांट को ये खाते हैं ऐसे ऐसे, तो ये आपको जो इस हिसाब से एक हम दोनों की डेफिनेशन की पहले बात कर लें, फिर यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे, वहां पे तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे कि आपको पहले ये दोनों चीज का अंतर समझ लेते हैं। तो फूड चेन जो है, ये जो है एक लीनियर, इतना वर्ड में नहीं आता इसमें, कि एक लीनियर चेन जो फॉर्म होती है अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स एक दूसरे पे हायर ट्रॉपिक लेवल बनाते जाते हैं, एक लीनियर चेन, एक लीनियर सीक्वेंस, उसको बोला जाता है फूड चेन। और ऐसी डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर एक जो नेट बनाता है, उसको बोला जाता है फूड वेब। फूड वेब में मतलब एक एनिमल एक से ज्यादा फूड चेन के साथ कनेक्टेड होता है, उसको बोला जाता है फूड वेब। अब जैसे यहाँ पे इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, ज्यादा इजीली समझ में आएगा कि भाई ज्यादातर जो ट्रीज के पत्ते होते हैं वो डियर खाते हैं। डियर को खाता है जनरली टाइगर। पर क्या ऐसा है कि टाइगर सिर्फ डियर को ही खाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाएगा? ऐसा है नहीं है ना। टाइगर दूसरे एनिमल्स को भी खाता है ना। लाइक फॉर एग्जांपल वो रेबिट को भी खा सकता है, हाइना को भी खा सकता है, जैकल को भी खा सकता है, कुछ भी, मतलब बहुत सारे, कुछ बर्ड्स को भी खा सकता है। तो ऐसे अलग अलग जितनी चीजों खाता जाता है, तो वो जिसको खा रहा है वो कहीं ना कहीं फूड चेन में कनेक्टेड है। तो ऐसे वो बहुत सारी फूड चेन के साथ क्या हो जाएगा, इंटर कनेक्टेड, और उस चीज को हम फूड वेब बोलते हैं। और जो ऐसे एक एक सिंगल, जैसे मैंने यहाँ पे ए वाला लिखा है अलग, बी वाला लिखा है, सी वाला, ये सब जो सिंगल सिंगल जो लिखे वो हो गए फूड चेन। मतलब फूड चेन से ऊपर बनेगा फूड वेब। अब समझे? ओके। तो फूड चेन में एक एग्जांपल तो हमने बात की, दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं क्रॉप या प्लांट्स, जिसको खाते हैं लोकस्ट, जो कि अभी घूम रहे हैं ना बहुत, तीड़, ठीक है, उनको खाता है। फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है। स्नेक, स्नेक को, जो टाइप होते हैं ईगल के अलग, उसमें से एक टाइप होता है, वो स्नेक को खाता है। फिर एक्वेटिक फूड चेन की बात कर लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो, उनको जनरली क्रैब खाते हैं, क्रैब को खाती है फिश, और फिश जो है उनको खाते हैं क्रेन, ठीक है। और लार्ज फिश, बड़ी फिश भी होती है जो छोटी फिश को खाती है। तो ऐसे उनमें भी ऐसे फूड चेन होती है। तो ये एग्जांपल बताया मैंने फूड चेन का। और ये सब अगर इंटरकनेक्ट कर दूं मैं, ऐसे ऐसे ज्वाइन करते, तो ये बन जाएगा क्या, फूड वेब। समझ गए? ये दो क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये समझनी है टॉपिक में, फूड चेन और फूड वेब में। सबसे पहले ये पिरामिड समझ लो।
कि बेस में क्या है, प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टियरी कंज्यूमर, टर्टियरी मतलब थर्ड कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, HCTC हेल्थ केयर, टेक केयर, ठीक है, ऐसे HC हॉटस्पॉट ऐसा कुछ मत समझना। ये इससे एक चीज याद है बताता हूँ। वैसे once a Bengali girl called me hot, I smiled. She again said hot, I laughed. And then finally she angrily called me hot. तब मुझे पता चला हटने को बोल रही थी। मतलब नो ऑफेंस टू एनी बेंगोलीज, मतलब बहुत ही प्यारी स्वीट लैंग्वेज होती है, पर एक ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं उनसे। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। जो एस लिखा है वो एस किसका लिखा तो पता ही होगा, यस राइट, सन का। तो सन जो है वहां से प्रोड्यूसर्स को मिलती है एनर्जी, डायरेक्ट हम यूज नहीं करते ना सन की एनर्जी, हम सिर्फ सन की एनर्जी से क्या कर सकते हैं, ऐसे ब्लैक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रोड्यूसर्स, ये 1% यूज करते हैं सन की एनर्जी। सन की जितनी एनर्जी आती है, जितने भी पूरे अर्थ पे प्रोड्यूसर है, वो टोटल सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी में से ओनली 1% यूज करते हैं। अब प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, अब जो भी फूड प्रोड्यूस किया वो उनको पहले कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। एच किसके लिए लिखा, समझ गए होगे, चालाक बच्चे, बहुत तेज हो रहे हो। तो वो एच हर्बीवरस का था। ये जो है ये इनका, इन्होंने जो प्रोड्यूस किया ना उसका 10%, सनलाइट का नहीं बोल रहा हूँ, सनलाइट का 1%, उसमें से फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस है उसका 10%, ठीक है, प्रोड्यूसर में से जो इसमें आएगा। वैसे इसमें से इसको जो खाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे डियर को खाया किसी ने, ठीक है, कार्निवरस ने, इसलिए यहाँ पे सी लिखा था। तो वो उसके बॉडी का 10% खाएगा, क्योंकि आपको पता है वो जैसे फॉर एग्जांपल डियर के सींग नहीं खाएगा, उसकी हड्डी नहीं खाएगा, उसका कुछ कुछ भाग छूट जाएगा, सारी चीजें खा नहीं पाएगा ना, तो टोटल एनर्जी उसको नहीं मिल पाएगी, उसकी सिर्फ 10% एनर्जी मिल पाएगी। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो है उसको टर्टियरी कंज्यूमर मतलब के टीसी मतलब के टॉप कार्निवरस। अगर टॉप कार्निवरस जो है ये उसको कंज्यूम करते तो ओनली उसमें से 10% ले पाता है, मतलब प्राइमरी का वो 10%, सेकेंडरी का 10 और इसका 10%। टॉप कार्निवोरस जो है वो इसमें से ऐसे 10%, मतलब कि अगर आप सोचो तो ये सन की एनर्जी का 0.1%, ये 0.01% और ये 0.0001%। टॉप मतलब जितने कार्निवरस ट्रॉपिक लेवल पे हायर जाएगा उसमें उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, रिड्यूस, ठीक है। तो समझ में आया, ये जो है जो मैंने एनर्जी चार्ट शो किया डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे, ये एक जो है इसको ट्रॉफिक लेवल बोला जाएगा, ओके, ट्रॉफी नहीं ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अब ये सबसे महाइंड पिंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये जो है ना मतलब समझ लो कि पूछ ही लिया है, मतलब ये क्वेश्चन मतलब समझ लो फोड़ दिया मैंने कि ये क्वेश्चन आ ही गया, मतलब आपके स्कूल या बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म है, कंफर्म है। अब ये जो है ना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये वर्ड समझ गए, ट्रॉफिक लेवल, जितने हायर ट्रॉफिक लेवल पे ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होने के चांस रहते हैं। है क्या चीज, शुरुआत करते हैं, खेत है, ठीक है, ये समझ लो कि खेत है, बहुत गंदा खेत बना है समझ लो, पर इमेजिंग करो, इंग्लिश की स्टोरी में तो बहुत इमेजिंग करता हूँ ना, अब यहाँ पे करो। अब यहाँ पे देखो एक खेत है, खेत में ये मैंने ये गेहूं व्हीट उसका क्रॉप लगाया है, ठीक है। अब इसका क्रॉप लगाया है मैंने, मुझे क्या क्या लगेगा, सीड लगेगा, वाटर लगेगा, सनलाइट तो आ ही जाएगी, पर उसके साथ साथ मुझे क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या क्या लगेगा, यस राइट, पेस्टिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जिसको मैं क्रॉप से प्रोटेक्ट करके रखूं, ऐसे अराउंड करो से। तो ये जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादातर यूज किए जाते हैं ऐसी चीजें वर्ल्ड वाइड,
ठीक है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड वाइड ये चीजें यूज होती है। अब ये जो पेस्ट उसमें यूज हुई, ठीक है, उसमें केमिकल होता है, ठीक है, और वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता। अब पहली बार जैसे इसमें पेस्टिसाइड स्प्रे किया पूरे फार्म में, ठीक है, अब इसका जो क्रॉप हार्वेस्ट होके मार्केट में गया, मार्केट में से कंज्यूमर्स ने अलग अलग जगह से लिया अपने घर में, ठीक है, वो अपने घर पे लेके आए। तो घर पे हमारे यहाँ एक रिवाज है, रूल है, तब कोरोना में तो अभी सब ज्यादा करते हैं, मतलब उस चीज को वॉश करके उसको सैनिटाइज करके लेते हैं। पर ज्यादातर हम क्या करते हैं कि कुछ भी जैसे फ्रूट या सब्जी लाते हैं तो हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो बताते हैं कि उसको वॉश करके यूज करना है, तो वो तो हम करते हैं। तो पहली बार वाला जो यूज किया हुआ हम जब करते तो पेस्ट जो लगी होती है, स्प्रे लगा होता है उस पर, वो वॉश करने से उससे बच सकते हैं, तो उसमें ओके, ठीक है। पर अगर ये पेस्टिसाइड्स जो मैंने यहाँ पे स्प्रे किए थे वो सॉइल में भी जाएंगे, ठीक है, वो पेस्टिसाइड जो मैंने स्प्रे किए, मैं जहाँ से मेरे मतलब वाटर में ले रहा हूँ, इरिगेशन ले रहा हूँ, वो कोई इरिगेशन चैनल से वाटर में भी मिक्स हो जाएंगे, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं क्रॉप यील्ड करूंगा तब उसमें क्रॉप के मॉलिक्यूल्स में वो केमिकल्स आ जाएंगे, क्रॉप के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में, जो फिर अब सेकेंड टाइम जब यही सिस्टम होगी तो वॉश करने से वो नहीं जाएंगे वो पेस्टिसाइड्स के केमिकल्स, और जो वाटर में मिक्स हो गए वो वाटर हम जैसे प्योरीफाई करके पिएंगे। फॉर एग्जांपल ज्यादातर हमारे यहाँ प्योरिफिकेशन की 2 सिस्टम चलती है इंडिया में, मतलब एक आरओ एक्वागार्ड या फिर एक जो नॉर्मल जो लोग क्या करते हैं उसको छन्नी लगा के ऐसे कर देते हैं। दोनों में वो जो उसमें मिक्स हो गया होगा ना केमिकल, जो डिजोल्व हो गया होगा वाटर में, वो ऐसे उसमें से दूर नहीं होगा। तो वो दोनों चीजें कंज्यूम करने से हमारे बॉडी में टॉक्सिक बढ़ता है, और ये जो चीज है ना इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब जितने हायर ट्रॉफिक लेवल पे ये अननेसेसरी जो रिक्वायर नहीं है हमारे बॉडी के लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वैसे जो केमिकल्स उनके बॉडी में पास ऑन होते हैं उस चीज को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसका एक परफेक्ट जो एग्जांपल है यही आप आपके आंसर में लिख सकते हो कि ड्यू टू पेस्टिसाइड, ये पूरी चैनल जो होती है जो मैंने समझाया उसको आप आंसर में लिख सकते हो। आई होप इट्स क्लियर। ओके, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, पढ़े हुए हो आप। ओजोन लेयर एंड इट्स डेप्लेशन की जगह पे यहाँ पी थोड़ा ऐसे हो गया। अब ये जो है ओजोन लेयर इट्स डेप्लेशन, तो इसमें क्या है कि ये आपको पता है कि ओजोन पहले तो क्या O3, इसको हम ओजोन बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ऑक्सीजन पे यूवी रेस आता है, अल्ट्रावायलेट रेस, अर्थ के ऊपर जो सन के अल्ट्रावायलेट रेस जो कि हाईली इंटेंसिटी वाले जो रेस होते हैं उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेकआउट हो जाता है। जब ये एक ब्रेकआउट हुआ दूसरे O2 के साथ कंबाइन होता है तो बनता है O3, ठीक है। और ये जो सब होता है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में ये चीज होती है। अब ये स्ट्रेटोस्फियर में फिर इस चीज की वजह से जो बनता है ये O3, अब ये इसी की मतलब प्रोसेस की वजह से ब्रेकआउट होता है, तो ये क्या करता है फिर उसी को एब्जॉर्ब करने लगता है और वहीं पे उसकी प्रोसेस होती है। तो यहाँ तक सन अर्थ की सरफेस तक यूवी रेस नहीं आते, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हीट नहीं बढ़ती और हमारे मतलब स्किन को कोई इसकी बैड एडवर्स इफेक्ट नहीं होती। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे बचते हैं, हमारी मतलब सबसे, वरना हमें इससे स्किन टोन चेंज हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, काफी सारी दिक्कतें हो सकती है। पर हुआ क्या, एनवायरमेंटल स्टडीज करने वाले होते हैं, ऑब्जर्वेशन करने वाले होते हैं, जैसे स्पेस रिसर्च वाले होते हैं वैसे, तो उन लोगों ने एक चीज नोट की कि 1980s में ये एकदम से ओजोन लेयर ड्रॉप होने लगा, डेप्लेशन जो वर्ड हम बोलते हैं वो होने लगा। तो ये लोगों ने स्टडी किया कि ये क्यों हुआ, अब तक तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो रीजन ये फाइंड हुआ कि जो उस दौरान जो था ना 1970s 80s, ये दौरान था कि तब टेलीविजन, एयर कंडीशनर, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक अप्लायंस का क्या बढ़ रहा था। उससे पहले ये सब चीजें यूज नहीं होती थी, तो ये सब चीजें बढ़ रही तो उनको लगा इसकी वजह से कुछ है। उन्होंने और फर्दर स्टडी किया तो उनको एक चीज पता चली कि जो एयर कंडीशनर होते हैं या रेफ्रिजरेटर होते हैं जो कि कूलिंग डिवाइस, अब उनमें फ्री ऑन गैस यूज होता है, और फ्री ऑन गैस जो है वो इसमें प्रोसेस होने के बाद CFC ये गैस रिलीज करता है। HFC भी एक दूसरा है पर ये मेन है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है
लाइटर है एयर की वेपर से, और वो जाता है ऊपर तक स्ट्रेटोस्फीयर तक। इसमें CFC में जो क्लोरो मतलब क्लोरीन है, उसका एक एटम ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसकी वजह से ओजोन का लेयर जो है धीरे धीरे क्या हो गया, कम होता गया, जिसको बोलते हैं हम डेप्लेशन। और कहीं कहीं जगह पे तो अभी ऐसा हुआ कि ओजोन होल ही हो गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, काफी सारी जगह पे। पर कोरोना वायरस की वजह से एक अच्छी इफेक्ट ये भी आई कि अर्थ हील करने लगी और ओजोन लेयर वापस अच्छी तरह से रिबिल्ड हो रहा है। तो ये चीज हुई, तो उन्होंने 1987 में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस के अलग डिफरेंट जो उसके सब्सिडरी ब्रांचेस है, जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, ऐसे यूएनईपी भी है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ये जो है इन्होंने 1987 में एक गाइडलाइन बनाई, एक रूल बनाया कि भाई जो भी एयर कंडीशनर नए बनेंगे उनको इस तरह से बनाओ कि जिसमें से CFC गैस ना निकले। ऐसा करते 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 2005 तक उन्होंने अलग अलग रिसर्च करते करते फाइनली ऐसे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर बनाना शुरू करे जिसमें से कोई भी हार्मफुल एनवायरमेंट को गैसेस नहीं निकलते थे। और इंडिया में वो सारी चीजें आने में थोड़ा टाइम लगता है। इंडिया में 2016 के बाद ऐसे एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर मिलने लगे, तो शायद उसके बाद जो लिए हुए या नए अभी अभी रिसेंटली लिए हो कि आपके घर में फ्रिज या वो एयर कंडीशनर, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। उस पर ग्रीन लीफ भी ड्रॉ किया होगा, जिसका मतलब है इको फ्रेंडली, मतलब कि वो एनवायरमेंट को नहीं नुकसान पहुंचाता। पर अगर पुराने वाले होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्प्लिट AC नहीं, वो विंडो AC होगा, तो उसमें भी निकलता होगा, या पुराना मॉडल होगा, तो अभी ये चीज है, तो उसको फेंक नहीं देना है। जैसे कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, तो उसमें जैसे चाइनीज प्रोडक्ट अभी आपके पास है तो उसको फेंक नहीं देना है, इतनी मूर्खामी नहीं करनी है। पर जब अब नया ले तब उसमें ये चीज ध्यान रखनी। वैसे ही जब चीज नहीं ले तब वो इंडियन प्रोडक्ट है उसका ध्यान रखें हम। वैसे ही जब नया AC या रेफ्रिजरेटर लेना हो तब आप एक चीज जरूर देखें कि वो इको फ्रेंडली है या नहीं, टू सेव आवर अर्थ, टू सेव आवर ओजोन लेयर। ओके, तो ये इस चीज को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, आई होप यू एंजॉयड। बाय बाय।